नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा हूं, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। वो इस तरह से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित की परीक्षा देते समय या फिर अपनी नागरिकता को समझने के लिए भी कभी पढ़ा। 26 जनवरी का दिन है संविधान लागू होने का दिन। इस वक्त अमेरिका का ही संविधान है जो 200 साल का सफर तय कर चुका है। अमेरिका ने ही अपने संविधान में प्रस्तावना जोड़ी, मगर भारत के संविधान की प्रस्तावना ने दुनिया भर के राजनीतिज्ञ और संवैधानिक विशेषज्ञों को आकर्षित किया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में एक संशोधन हुआ और समाजवादी सेकुलर के साथ साथ एकता और अखंडता जोड़ा गया। आपातकाल के दौरान ये संशोधन हुआ था। उसके बाद जो सरकार आई उसने आपातकाल के दौरान किए गए कई संशोधनों को 43वें और 44वें संशोधन के जरिए हटा दिया, मगर उसने भी सेकुलर, समाजवादी, अखंडता और एकता है कि उस वक्त के सभी दलों ने इन बातों को स्वीकार किया होगा। संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी हम चर्चा नहीं करते, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समानता का आलम यह है कि भारत की कुल संपत्ति का 73% हिस्सा 1% लोगों के पास चला गया है। 67 करोड़ गरीबों के पास जितना पैसा है उसके बराबर ये 1% के पास है। आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि हम समानता के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। पर क्या समानता आर्थिक ही होती है? आप कह सकते हैं कि संविधान के सामने सब बराबर हैं, लेकिन क्या गरीब को भी उसी तरह से अधिकार और न्याय मिल जाता है? जिस डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा था कि जब भारत ये कहता है कि वो सेकुलर राज्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि वे जीवन में धर्म की प्रासंगिकता को ठुकरा रहा है। इसका मतलब यह भी नहीं कि धर्मनिरपेक्षता अपने आप में कोई सकारात्मक धर्म है या राज्य ने कोई दैविक अधिकार हासिल कर लिया हो। हम यह भी मानते हैं कि किसी भी धर्म को ज्यादा प्रश्रय महत्व नहीं दिया जाएगा। धार्मिक तटस्थता का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में बहुत के आर्टिकल 5 से हमें नागरिकता मिली है। हम भारत के नागरिक हैं। इस नागरिकता के कुछ दायित्व हैं, कुछ अधिकार हैं। संविधान को लेकर अरस्तु के कुछ विचार हैं कि राज्य में सरकार हर जगह संप्रभु है और संविधान ही सरकार है। अरस्तु प्राचीन ग्रीस का विचारक था जिसका काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। तब अरस्तु ने संविधान की अवधारणा की बात की थी। शिवानी किंकर चौबे की एक किताब है द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है, अंग्रेजी में है। वहीं से हमने ये लाइन आपके लिए टिप ली। उस दौर में अरस्तु संविधान की अवधारणा पर लिख रहा था कि संविधान राज्य में कई संस्थाओं का संगठन है जो तय करता है कि शासन करने वाली संस्थाएं क्या होंगी और हर समुदाय की आखिरी सीमा क्या है। लेकिन कानून सिर्फ संविधान के सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहता। वे सभी नियम होते हैं जिसे मजिस्ट्रेट को राज्य में लागू करना चाहिए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हमारी ये दूसरी सीरीज है। हमारी कोशिश है कि संविधान की बातें अच्छी हिंदी में और वो भी ठीक जानकारी के साथ और अधिकार के साथ आप तक पहुंचे, खासकर प्रतियोगी परीक्षा में देने वाले जो निबंध लिखने वाले छात्र हैं उन तक। संविधान की किताब पलटिए तो भाषा के हिसाब से वो गणित की किताब लगने लगती है। क्या इस वजह से भी इसे कुछ लोग ही समझ पाए, उसे योग्यता रखते हैं और जो समझते हैं वो इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे संस्कृत के आचार्य हो गए। मैं बड़े वकीलों की भी बात कर रहा हूं। जिस तरह से संस्कृत आम जनता से इसी कारण दूर हो गई, क्या उसी तरह संविधान की भाषा लोगों को उससे दूर करती है, अलगाव को बढ़ाती है? हम इस भय को कम करने का प्रयास करेंगे। फैजान साहब हमारे साथ हैं। फैजान साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि हम सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बहुत बात करते हैं, फ्रेटर्निटी, बंधुता की बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नेता फ्रेटर्निटी की बात नहीं करते? अगर वो करते तो आज की जो पॉलिटी है, जो राजनीतिक समाज है, उस पर क्या असर पड़ता? क्या आप कुछ उदाहरणों के साथ समझा सकते? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य 1976 में बना, ये अपने आप में ही गलत है।
अच्छा, जो 1976 का अमेंडमेंट है उसने वो चीज जो संविधान में इम्प्लिसिट थी उसको एक्सप्लिसिट कर दिया। अच्छा, आप देखिए 1973 में जब मूलभूत ढांचे वाला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूलभूत ढांचा बता दिया, जबकि ये शब्द वहां था ही नहीं। तो ऐसे आपसे पहले भी प्राइवेसी के जजमेंट के बारे में बात हुई थी कि साइलेंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो साइलेंसेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितने वर्ड्स। तो भारत बिना शब्द सेकुलर के भी सेकुलर था, और ये अफसोस की बात है कि जब से शब्द सेकुलर आया है, कुछ धर्म ने ऐसा राजनीति में उसका वो होने लगा इस्तेमाल कि मुझे लगता है कि हम हर दिन कम से कम सेकुलर होते चले जा रहे हैं। जैसे और आप फिर बता आपने सकते कह हैं दिया कि सेकुलर वाला जी, जैसे आप बता सकते हैं कि कैसे बिना प्रस्तावना में सेकुलर जोड़े हुए भी हम संविधान के हिसाब से सेकुलर थे, या उसमें उसकी कल्पना है? एक देखो देखिए रवीश, जब आपने संविधान में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कह दिया, फ्रीडम ऑफ बिलीफ कह दिया, जब आपने प्रस्तावना में ये सजेशन दिया गया था कि प्रिएम्बल जो है वो गॉड के नाम से शुरू की जाए, बल्कि पीछे से वेस्ट बंगाल के कुछ मेंबर्स ने संविधान सभा में शोर मचा दिया, बोले गॉड के नाम पे नहीं शुरू होगी, मां दुर्गा के नाम में शुरू होगी, हम गॉडेस में यकीन करते हैं। अब फिर ये जो अमेंडमेंट था इसकी कोशिश की गई कि ये ना पेश हो, हाँ। और ये पेश हुआ, और भारत की संविधान सभा में गॉड इलेक्शन हार गए, ये अमेंडमेंट डिफीट हुआ। अच्छा। और हमने गॉड को प्रिएम्बल से हटा दिया। तो जब हमने गॉड को प्रिएम्बल से हटा दिया और हमने धर्म की स्वतंत्रता दी और हमने कोई शर्त नहीं लगाई, जैसे आप कुछ देशों में देखेंगे कि मुसलमान ही राष्ट्रपति होगा, ये भारत में नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, हाँ। उनसे बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और आप ये देखिए रवीश कि धर्म को हमने 56 में आपने अभी कोट किया राधा कृष्ण जी का, तब तो नहीं था धर्मनिरपेक्ष वर्ड संविधान में, लेकिन उन्होंने कहा यह धर्मनिरपेक्ष है। अब भारत की धर्मनिरपेक्षता की एक अजीब चीज और है रवीश, जो आमतौर से थ्योरेटिकली सेकुलरिज्म का हिस्सा नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, देश का धर्म नहीं होगा, सरकार का धर्म नहीं होगा, लोग अपने धर्म मान सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमने उससे एक स्टेप बढ़ के सेकुलरिज्म का आइडिया ये लिया कि अल्पसंख्यकों को हम अधिकार देंगे, और हमारे सेकुलरिज्म का यह मतलब होगा, इसलिए क्योंकि देश से का विभाजन हो गया था, तो उस जमाने के जो नेता थे नेहरू जी और पटेल जी और लोग, वो सबको ये समझाना चाहते थे कि आप अल्पमत में हो सकते हैं, माइनॉरिटी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुसंख्यकवाद नहीं थोपा जाएगा, बहुसंख्यक ग्रुप का धर्म और उनकी मान्यताएं आप पे नहीं सौंपी जाएंगी। इसलिए आपको एक फ्रीडम दी और एक कदम और आगे बढ़ के कह दी कि धर्म की फ्रीडम नहीं है, बल्कि सेक्शनल फ्रीडम है, डिनोमिनेशनल फ्रीडम भी है, और फ्रीडम ऑफ एनी सेक्ट देयर ऑफ। मतलब तो मैं समझता हूं कि मतलब क्या हुआ, के जो एक्सप्रेस प्रावधान है जी फैजान साहब, इसका मतलब क्या हुआ? और यह भी बता दें कि अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है इस देश में। हाँ जाहिर है अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है। देखिए, जो मैं आपको कभी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 30 में हमने कहा माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज वाली माइनॉरिटी है वो कोई भी हो सकता है। रवीश, अगर आप यहां पे आएंगे मद्रास में, तो आप यहां माइनॉरिटी होंगे, आप हिंदू हैं, लेकिन आप क्योंकि हिंदी स्पीकिंग हिंदू हैं, तो आप यहां लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं। ऐसे ही तेलुगु स्पीकिंग कोई आदमी अगर बिहार जाएगा या यूपी जाएगा तो वो वहां माइनॉरिटी होगा। इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है अल्पसंख्यक होने से। मैंने देखिए अभी बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा था, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी हुई थी कि हिंदूज जो हैं, उन्होंने कहा साहब 8 राज्यों में माइनॉरिटी। मैंने कहा 8 में नहीं, हर जगह माइनॉरिटी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकते हैं, कुछ राज्यों में वो रिलीजियस माइनॉरिटी भी हैं, जैसे कश्मीर में वो रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो इसका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये संविधान में सेकुलरिज्म का आइडिया कि ये सिर्फ वो नहीं है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, बल्कि उससे एक कदम और कि आपकी मेजॉरिटी अवेयरनेस वेब सीरीज। आज बात करेंगे
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो डिस्क्रिशन शब्द है उसका क्या मतलब है? क्या सरकार को या सरकारी अफसरों को जहां पावर्स दी हुई है उसका डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने का हक दिया है, उस डिस्क्रिशन को वो जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रूल चाहें बना सकते हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश, कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको ये बताऊं कि पिछले 24 घंटे में देश में 2,17,353 नए कोविड केसेस हो गए। अब तक हमारे देश में 1,74,308 मौतें हो चुकी हैं और WHO के चीफ टेड्रोस ने कहा है कि पिछले हफ्ते में और पिछले 2 महीने में ग्लोबली डबल रेट से यह वायरस फैल रहा है और यह हाईएस्ट रेट है पिछले 1.25 साल में। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन, योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव हो गए, दिग्विजय सिंह पॉजिटिव हो गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला पॉजिटिव हो गए, हरसिमरन कौर बादल पॉजिटिव हो गई, येदियुरप्पा पॉजिटिव हो गए। मैं समझता हूं एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और पिछले 24 घंटे में मुझे जाती तौर पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मेरे एक साथी प्रोफेसर इश्तियाक दानिश मदरसे में पढ़े, उसके बाद अलीगढ़ से जाके MA इंग्लिश किया, PhD की, इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर थे हमदर्द यूनिवर्सिटी में। बड़े क्रिएटिव आदमी, इंग्लिश में नॉवेल्स लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, इस्लाम एंड ग्लोबलाइजेशन, इस्लाम एंड मल्टीकल्चरलिज्म, इस्लाम एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज, ह्यूमन राइट्स इन इस्लामिक एंड इंटरनेशनल लॉज, इस्लाम एंड मॉडर्निटी। वो भी इस दुनिया से चले गए। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं क्या ना कहूं। 10 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उससे के बाद उन्हें कोरोना हो गया और उसके बाद आज ये दर्दनाक खबर मिली। मैं समझता हूं कि पूरे देश को और हम सबको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को एक बार फिर से लड़ना होगा। पिछले 1 साल में जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए था, हमने नहीं बनाया। जितनी दवा हमको मैन्युफैक्चर करके स्टोर करके रखनी चाहिए थी, हमने नहीं रखी। जितनी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। अब हम 50,000 मैट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे हैं। कल परसों में ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं बढ़ पाए, अफरा तफरी का आलम है। हम चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में शमशान घाट पर पर्दे लगाए जा रहे हैं टीन के, ताकि बाहर वालों को ना दिखे कि कितने लोगों को जलाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री तो केरला में जाके केरला वालों को बता के आए थे कि यूपी जैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गोरखपुर के तो एक डॉक्टर कफील खान को सस्पेंड किया गया था, बाद में इंक्वायरी में उन्हें इनोसेंट पाया गया, बाद में NSA में बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने उस NSA को लगाना गलत पाया। वहां 66 बच्चे ऑक्सीजन से मर गए थे। आज हाहाकार मचा हुआ है। राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं समझता हूं इस अलार्मिंग सिचुएशन में जिस तरह का ऑर्डर उत्तराखंड से इशू हुआ है, वो तकलीफ दे भी है और क्वेश्चन मार्क रेस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ पे। जो लेटेस्ट ऑर्डर उत्तराखंड सरकार ने दिया है,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% से ज्यादा लोगों को लेके नहीं जाएंगी। गरीब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, उसको कम किया गया है। पॉलिटिकल, सोशल, वेडिंग, रिलीजियस गैदरिंग नहीं होगी 200 से ज्यादा लोगों की। जिम, स्विमिंग पूल बंद किए गए, लेकिन यह ऑर्डर कुंभ मेले पर नहीं लगेगा। मालूम है मुझे कि यह अखाड़ा से एसोसिएटेड लोग डेडिकेटेड वोटर्स हैं सालों से, मगर भैया ये आप ही का साथ देंगे। इतनी पॉलिटिक्स मत कीजिए कि लोगों की जानों पर बन जाए। बोल्ड डिसीजन लेने के बजाय मुख्यमंत्री जस्टिफाई कर रहे हैं कि तबलीगी जमात तो बंद, एक बिल्डिंग के लोग थे और ये तो एक बहुत बड़ा एरिया है, 67 हेक्टेयर। बात सही है, हरिद्वार से देव प्रयाग तक का मामला है, लेकिन यहां 48.5 लाख लोग डिप ले चुके हैं। तबलीगी जमात के मरकज में जितनी बड़ी वो बिल्डिंग है, उसमें 2,500 लोग रह सकते हैं आसानी से क्वारंटाइन में। जिस तरह की हमारी जेलें ओवर क्राउडेड हैं, उससे ज्यादा स्पेस है वहां। जिस तरह के हमने शेल्टर बनाए थे माइग्रेंट लेबर के लिए, उससे ज्यादा जगह है वहां। हमने उसको साल भर बंद रखा और अब बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट के कहने पे सिर्फ 50 लोगों की इजाजत दी है इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए। मुख्यमंत्री को रिप्ड जीन्स पसंद है नहीं पसंद, मुझे उससे मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जनसंख्या बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि अगर राशन का ज्यादा खाना चाहिए तो 20-20 बच्चे पैदा करो, मुझे उससे एतराज नहीं। लेकिन आस्था के नाम पर वोटों को बटोरना यह इथिकल नहीं है। बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, जो मूल्यों की राजनीति करती है। यूपी के मुख्यमंत्री को देखें, योगी आदित्यनाथ, वो भी एक धर्मगुरु है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आस्था के नाम पर जाने मत गंवाएं, जान बचाएं, जीवन बचेगा तो धर्म रहेगा। हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर, बाबा रामदेव की मेडिसिन लॉन्च करी उन्होंने। क्या वो मेडिसिन अब इस क्राइसिस से देश को बचा सकती है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब गंगा के पास हैं तो आप क्योर हो जाएंगे। राजस्थान के जो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने खूब मिट्टी में लगा के लोटपोट कर ली कि जो मिट्टी में रहेगा उसको कोरोना नहीं होगा, उनको खुद कोरोना हुआ। कितने दुख के समाचार आया है कि निरंजन जानी अखाड़ा, उसके जो टॉप स्वामी कपिल देव जी थे, मध्य प्रदेश का अखाड़ा है, कोविड से बीमार होकर इस दुनिया से चले गए। हम अपनी श्रद्धांजलि उनको पेश करते हैं। एक दो अखाड़ों ने जाने का फैसला कर लिया, जैसा कि निरंजनी अखाड़े ने किया, लेकिन जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा है वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं जाएंगे। पांच दिन में 2,36,751 टेस्ट कुंभ मेले में हुए। 10 तारीख से 14 तारीख तक 1200 लोग पॉजिटिव हुए। कोई इस फिगर को मानने को नहीं तैयार है। कहीं पे ये 1700 है, कहीं पे 2000 है। 15 तारीख को कल 14,915 सैंपल टेस्ट हुए, उसमें कहते हैं 332 लोग सिर्फ पॉजिटिव हैं। जो नई गाइडलाइन 200 लोगों की गैदरिंग वाली है, यह कुंभ मेले पे नहीं लगेगी
और उन पे 22 जनवरी और 26 फरवरी वाली गाइडलाइंस लगेंगी। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी प्रोहिबिट करता है। ठीक है कि हमने बहुत धर्म का इस्तेमाल करके, पोलराइज करके वोट बटोरे, आम दिनों में चलता है, अब जानों पे बनी है। ये लोग जब वापस अपने घरों पे जाएंगे या जाना शुरू हो गए हैं उनमें से कुछ, कितना वो लोगों को इन्फेक्ट करेंगे इसका कोई डॉक्टर अंदाजा नहीं लगा सकता है। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा गया उत्तराखंड के कि ये जो गाइडलाइन आपने इशू की है 200 वाली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आधे 50% सिर्फ ऑपरेट करेंगे, ये क्या कुंभ पे लगेगा? तो उनका जवाब था कि ये प्राइवेट सेरेमनीज पे है, यानी कुंभ एक पब्लिक है। आपको मालूम है जो पब्लिक होता है वो गवर्नमेंट होता है, कोई रिलीजियस इवेंट गवर्नमेंट का नहीं होता। लेकिन यहां पूरी तरह हम जो है गवर्नमेंट सुपरवाइज करती रही। एक ओपन इनविटेशन एक नए चीफ मिनिस्टर ने दिया। मुझे अंदाजा है कि धर्म तो अफीम की तरह है। इनोसेंट लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाता था तो उसमें एक केस पढ़ाया कि एक आदमी ने अपने बेटे का गला काट दिया, और जब उससे पूछा कि भाई क्यों काट दिया, उसने कहा मुझे ईश्वर ने यह कहा था कि अपने बेटे का गला काट दो। उसको सेक्शन 84 की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता था, इंसैनिटी के बारे में। मैंने पहले भी ये बात कही है कि जिस तरह रथ यात्रा पुरी में जुलाई में सिंबॉलिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे हुई, उसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इस पे हियरिंग करनी चाहिए और ऑर्डर दे देना चाहिए कि वहां से उसको खाली कराया जाए, जितने लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, 15 दिन बाद ही उनको वहां से भेजा जाए, और एक सिंबॉलिक शाही स्नान जो 27 तारीख को होना है वो कराया जाए। ये जो 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पे इतना बड़ा स्नान हुआ और 14 अप्रैल को मेष संक्रांति का जो इतना बड़ा स्नान हुआ, शाही स्नान, इसने पूरे विश्व में कोरोना का सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है। अब तक साउथ कोरिया की चर्च में, अमेरिका के सिनागॉग में, मरकज में तबलीगी जमात ने, जर्मनी की किसी चर्च में थोड़े बहुत लोग जमा हुए थे। उनको हमने सुपर स्प्रेडर कहा था। पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर अब हमने कुंभ मेले को बना दिया। उस समय जब यह काम हुआ था तब लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। फरवरी में तो मैं अमेरिका में था, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले साल कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है। महीनों तक तो वो डिनायल मोड में रहे, खुद भी मास्क नहीं लगाए। वो काम इग्नोरेंस में हुआ था। ये काम अब जो सरकार ने किया है, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को बुलाकर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, ये डेलिब्रेट है, इंटेंशनल है, मोटिवेटेड है। लोगों को इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा करना कोरोना काल में बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं। यह डिस्टिंक्शन करना कि साहब वेडिंग, सोशल, पॉलिटिकल, प्राइवेट फंक्शन, उसमें 200 लोग रहेंगे और यह रूल नहीं लागू होगा कुंभ मेले पे, यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, यह आर्टिकल 14 में प्रोटेक्टेड नहीं है, यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, यह किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस नहीं है।
इसका कोई रैशनल ऑब्जेक्ट अचीव करने का मकसद नहीं है। मैं समझता हूं कि इस रूल को कुंभ मेले पे ना अप्लाई करना सीधे सीधे आर्टिकल 14 भारत का संविधान जो है उसका वायलेशन है, क्योंकि यह आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। आप ही के वोटर हैं, उनकी जानों की कद्र करें। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी इसका अब नोटिस लेगी। हमारे धर्मगुरु जो इतने 13 अखाड़ों के हैं वो बैठेंगे, स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और अपने आप में यह समझता हूं कुंभ के इस मेले को या तो सस्पेंड करेंगे या उसको टोन डाउन करेंगे। 12 साल बाद कुंभ होता है, आस्थाएं हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। कुछ लोगों को जाके जरूर वहां पर परमिशन मिलनी चाहिए जो 24 तारीख को 27 तारीख को बड़े शाही स्नान है, उनको पूरी धार्मिक परंपराओं के साथ पूरा होना चाहिए। लेकिन जो लोग वहां जाएं श्रद्धालु, उनके स्वास्थ्य का और पूरे देश के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। हालात बहुत खराब हैं। आप इस वक्त जो लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन लें और बाहर गैर जरूरी तौर पर ना निकलें। किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, तरावी पढ़ने के लिए, रातों में इबादत करने के लिए, मैं समझता हूं अपनी जान बचाएं। जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। थैंक यू। एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ रहा है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। ये वीडियो देखिए आप लोग। ये इस देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका वीडियो है, पुराना चुनाव प्रचार का 2014 का। तब उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री थे बीजेपी की तरफ से। पैकेज को लेकर उनकी ये राय है, खुद सुनिए। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ रहा है। सुना आपने? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के गुजरात जैसे राज्य के, गुजरात मॉडल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री के वो कैंडिडेट थे अपनी पार्टी की तरफ से और वो कह रहे थे कि पैकेज जो है वो एक दिखावा होता है, ठगने का तरीका है। फिर से सुन लीजिए और उसके बाद आगे और देखिए प्रधानमंत्री के मजेदार भाषण, जिसको लोग याद कर रहे हैं। देखिए आप ये भाषण फिर से सुन लीजिए। पैकेज की हकीकत है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय जब ये भाषण दे रहे थे, पुराना वीडियो है, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कोई ऐरे गहरे नेता नहीं थे। तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन के आए थे, उनका ये वीडियो सुनिए। उसके बाद आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। पहले एक बार फिर सुन लीजिए। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ रहा है। ये सोशल मीडिया है साहब,
टेलीविज़न अखबार नहीं जो सवाल नहीं पूछेगा आपका तलवे चाटेगा, ये सवाल पूछता है, ये सोशल मीडिया है, सब कुछ सबके सामने है। और ये देखिए खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किस तरह से एक फेल सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी नेता की होती है। तो सब कुछ अब मैं फिर से शुरू करता हूँ, पता नहीं किसने भी बनाया है, जिसने भी बनाया है शानदार बनाया है। तो ये पूरा वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि चप्पल वाले अब हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि पानी के बोतल का चप्पल बनाना पड़ रहा है, पैरों में छाले पड़े हैं। देख लीजिए एक बार वीडियो। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। ये देखा आपने। अब दूसरा वीडियो देखिए, ये वीडियो भी मोदी जी का ही है। 100 स्मार्ट सिटी कहा था, प्रधानमंत्री एक एक सांसद गांव को गोद लेगा, बुलेट ट्रेन आएगा, मजदूर कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। देखिए वो कितना फेंकने में माहिर है, इसलिए उनको फेंकू कहा जाता है। उन्होंने एक शहर बनाने का बात कही थी जो संघाई से बड़ा होगा। ये वीडियो सुन लीजिए। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। आम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने। अब तीसरा वीडियो इनका देख लीजिए। ये खुद कह रहे हैं कि अगर कोई आपदा है और आपदा निपटने की तैयारी नहीं है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये हम नहीं कह रहे। देख लीजिए वीडियो। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं, और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। ये देखा आपने। अब आइए मीडिया कैसे चरित्र बदल रहा है। रुबिका लियाकत पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई हैं और सवाल पूछने, अब वो जमातियों को एक्सट्रीमिस्ट कह रही हैं और कुछ सवाल दाग रही हैं एक RSS के बंदे से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और जम के तू मैं हुई है। काश रुबिका लियाकत जी को एक्सट्रीमिस्ट का मतलब पता होता, और अगर उनकी हिम्मत है तो वो एक्सट्रीमिस्ट को एक्सट्रीमिस्ट कह के दिखाए, फिर उनको पता चलेगा। ना नौकरी रहेगी मैडम की, न भारत में रहने के लायक होंगे, उनके साथ भी वही व्यवहार होगा
जो इस देश में जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों के साथ होता है भेदभाव। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है संगीत रागी। तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन हैं जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है, तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। मैं तबलीगी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ संगीत रागी। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है। चलिए देर ही सही, काश अंतरात्मा जग जाए, कभी भी किसी का जग सकता है। तो ये चारों वीडियो जो है आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं। हमारी कोशिश होती है कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, लोग कैसे समझ रहे हैं, कैसे ट्रेंड हो रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, वो आप तक पहुँचाए। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।